मोदी के उत्तरकाशी दौरे को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां तेज, पार्किंग और रास्तों को किया जा रहा है दुरुस्त। बसंत पर्व को लेकर उत्तराखंड में की जा रही खास तैयारियां, महाकुंभ में भी होगा बसंत पर्व का आयोजन, नई ऊर्जा और उमंग के साथ पर्व की शुरुआत। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां हुई तेज, यात्रा के दौरान घोड़े और खच्चरों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया। देश भर के सभी न्यायालयों में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन, आम जनता को न्यायालय की लंबी और जटिल कार्रवाई से राहत प्रदान कराना है उद्देश्य। मसूरी में गोल्फ कार्ट चलाने को लेकर विवाद शुरू, मसूरी रिक्शा चालक और मजदूर संघ ने विरोध किया शुरू। रिक्शा चालकों का कहना है उन्हें गोल्फ कार्ट चलाने का मौका मिलना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ के जवान निभा रही अहम भूमिका, सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ के जवान किए गए तैनात। समान नागरिक संहिता लागू होने पर लालकुआं में जश्न का माहौल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर सीएम धामी का किया धन्यवाद। देहरादून में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और अपराधों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने उठाया अहम कदम, शहर में हर जगह पर लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता का कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया शुभारंभ, 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगी प्रतियोगिता। हल्द्वानी में खेले गए मेंस फुटबॉल मैच में सर्विसेज से मणिपुर को 3-2 से हराया, सर्विसेज के श्रेयस पीजी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल किए। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम और बड़ी खबरों के साथ। 2025 का बजट भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके प्रभावों को संतुलित रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें मसूरी के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया है, जिससे बजट के सकारात्मक बजट रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके प्रभावों को संतुलित रूप से प्रस्तुत करती है। इसमें मसूरी के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया है, जिससे बजट के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। बजट में रेलवे, सड़कों, हवाई अड्डों और जलमार्गों में निवेश से रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी विकास और डिजिटल प्रशासन को बढ़ाने के लिए निवेश होगा। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को मजबूत करने के लिए अधिक बजट आवंटित किया जाएगा। छोटे उद्योगों, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। विशेष ऋण योजनाएं और शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश होगा। वहीं किसानों के लिए बजट में ठोस कदमों की कमी देखी गई है। शहरी बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए ठोस प्रावधानों की कमी की गई। गरीब और मध्य वर्ग को अधिक सहायता की जरूरत थी, जो पर्याप्त रूप से नहीं दी गई। बजट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए अच्छे प्रावधान किए हैं, लेकिन किसानों, बेरोजगार युवाओं और महंगाई से परेशान आम जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा नहीं उतरा। यदि सरकार इन घोषणाओं को प्रभावी ढंग से लागू करती है तो लंबे समय में सकारात्मक असर दिख सकता है। मसूरी रेलवे, सड़कों और जलमार्गों में बड़ा बजट आया है। पहले तो मैं मोदी सरकार का जो है तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने ये एक बहुत ही बढ़िया बजट दिया है। आम आदमी जो कि पिछले 4-5 साल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे को एक बहुत बड़ी टैक्स रिलीफ मिलने वाली है, वो मिली है। 12 लाख रुपए तक हम लोगों को जो टैक्स एग्जेम्पशन मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से हम लोगों को 70 से 80 हज़ार रुपये तक का एक फ़ायदा होता है एक आम आदमी को। और ये अगर देखा जाए तो इसका जो है फ़ायदा जो मिलेगा वो हर पूरे इकॉनमी को मिलेगा, हर क्षेत्र को मिलेगा, क्योंकि जब एक आम आदमी के पास एक बचत होती है तो वो उसको आराम से खर्च कर पाता है। खर्च करने की वजह से एक इकॉनमी डेवलप होती है। साथ में जो है अभी हम लोग और चीज़ें जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि 50 नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करने के लिए बात की गई है, वो एक सराहनीय कदम है। और चीज़ें जो हम लोगों को दिख रही हैं वो मेडिकल टूरिज़्म पे उन्होंने बढ़ावा देने की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात करी। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक और बहुत बढ़िया बजट है। बजट तो बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बढ़िया बजट है।
इसके लिए तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1 लाख रुपया प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति, सरकार जो नौकरी पैसा है उसे तो 0 टैक्स देना है, व्यापारी को कुल 5,000 रुपये महीना आता है। और सीनियर सिटीजन के लिए भी ये बहुत अच्छा लगेगा, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए हैं। किराए में जो 50,000 रुपये महीना तक किसी व्यक्ति के पास हाउस रेंट आता है, किराया आता है, तो वो भी टैक्स फ्री, उसमें TDS भी नहीं कटेगा। तो इससे अच्छा एक मिडिल क्लास के लोगों में क्या वो बजट है, बहुत बढ़िया बजट है। मिडिल क्लास खुश है बहुत। 1 लाख रुपये महीना कोई छोटी अमाउंट नहीं है जो टैक्स फ्री होगा। जो इस वक्त जो बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है, मैं समझता हूँ कि बजट बहुत ही नपातुला बजट है, बहुत ही अच्छा है और ये आमतौर पर मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट है। इसमें सबसे पहले तो ये कि जो सैलरी वाले लोग हैं उनको 12 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पौने 13 करोड़ तक, लाख तक पे कोई टैक्स नहीं उसमें छूटे। बहुत अच्छा एक वो किया है नौकरी पेशे वालों के लिए। और जो बिजनेसमैन है उन पे ये है 4 लाख तक कुछ नहीं है। उसके ऊपर फिर 5% है, 10% है, 15% है। तो इस तरीके का एक स्लैब रखा गया इनकम के ऊपर। बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा एक सुधार के लिए बहुत अच्छा बजट रखा है। किसान के लिए अच्छा रखा है। आम गरीब के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए जो है अच्छी स्कीमें इसमें कई जगह कई चीज़ों में छूट दी गई हैं। ये बजट समावेशी तो नहीं कह सकते इस बजट को कि सबकी बात का ध्यान रखा गया हो। इस बजट में कृषि का क्षेत्र हो तो उसमें भी मद में जो है जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी उसको भी घटा दिया गया। रक्षा का बजट घटा दिया गया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया गया, शिक्षा का बजट घटा दिया गया। ये तमाम आम जन की जितनी लाभकारी योजनाएं थी उनको कम करने का कार्य इस बजट में दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक ज़रूर है कि भाई मिडिल क्लास को, सो कॉल्ड मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास तो उसमें भी नहीं आता, उससे बढ़कर हो गया मिडिल क्लास। पर सो कॉल्ड मिडिल क्लास के लिए 12 लाख का जो है, जिसको ये कहा गया है कि भाई इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, तो ये कुछ लोगों तक तो संभव होगा। लेकिन आज जो महंगाई की मार है उस पर कोई विचार नहीं है। बेरोजगारी की बात है, उस पर कहीं उसमें कोई जिक्र नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा की बात है, कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ 12 लाख पर मैंने सदन को जो है सत्ता पक्ष को मेज थपथपाते देखा, नरेंद्र मोदी जी को मेज थपथपाते देखा, राजनाथ सिंह को मेज थपथपाते देखा, माननीय अमित शाह को मेज थपथपाते देखा, लेकिन शिकन किसी के चेहरे पर नहीं थी। LPG गैस का दाम नहीं वो घटा, डीजल पेट्रोल का कहीं जिक्र नहीं आया। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है मार जो है आम जनता पर ही पड़ी। भाजपा सरकार का जो है बजट पेश हुआ नई सरकार का, मुझे नहीं लगता है कि कोई गरीब आदमी के लिए या मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए कोई सब बेनिफिट हो। मैं तो पूछना चाहता हूँ उन भाजपा की सरकार से, वित्त मंत्री से, कि जब से 2014 से भाजपा की सरकार आई, मोदी की सरकार आई, और आप तब से जो बजट पेश कर रहे हैं, मेरे को तो बताओ कि आपने उस महंगाई को कम किया है या ऊपर ही बढ़ती चली गई है? भाई बजट का मतलब तो ये कि आप गरीबों को, किसानों को, मिडिल क्लास के लोगों को कुछ राहत तो दो। 14 में कोई चीज अगर 10 रुपए की थी, आज 100 रुपए की हो गई इन 11 सालों में। तो बजट में तो कोई राहत मिली नहीं। आपने अगर इनकम टैक्स में किसी को राहत दी है तो पैसे वाले लोगों को ले दिए, गरीब आदमी के लिए कोई राहत नहीं दी। अब गरीब आदमी तो जिसका टैक्स ही नहीं, जिसकी कोई कमाई नहीं है, वो टैक्स क्या देगा बेचारा। पर जो लोग टैक्स देने वाले लोग हैं उनको तो कम से कम 15 लाख की, 20-18 लाख की छूट मिलनी चाहिए थी। और जो भी आपने रिबेट दी है लोगों को कि 15 लाख से ऊपर, 20 लाख से ऊपर, 30 लाख से 50 लाख तक के लोगों के लिए आपने क्या घटाया उसमें? अगर टैक्स 20 लाख है तो आपने 1.5 लाख कर उसमें रिबेट कर दिया है। इस तरह का जो मैंने जल्दी में सुना और देखा, तो इससे कोई इतना बड़ा बेनिफिट आम जनमानस को नहीं हुआ। और विशेष करके वो जो हमारा मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास, अपर क्लास है थोड़ा सा, उन लोगों को कोई इसमें राहत नहीं मिली। आपने दवाइयाँ की सब सस्ती की, कौन सी दवाइयाँ सस्ती की है बताओ जरा।
हार्ट की पेशेंट की दवाई सस्ती की है, आपने कोई और जो बड़ी बीमारियां हैं जहाँ जो लोग गरीब आदमी नहीं जा पाते हैं बड़े हॉस्पिटलों में, तो क्लेरिफाई तो करो उस दवाइयों को कि ये दवाइयाँ जो है गरीब आदमी के लिए हमने इसके रेट कम कर दिए हैं। बसंत ऋतु, जिसे सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है, इसका पर्व अब शुरू हो चुका है। यह मौसम न सिर्फ प्रकृति में बदलाव लाता है बल्कि उत्सव और खुशियों का संदेश भी देता है। पूरे देश में इस पर्व को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में इसे लेकर खास तैयारियां की गई हैं। उत्तराखंड में बसंत पर्व को विशेष पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाने की योजना बनाई गई है। प्रदेश की कला एवं संस्कृति परिषद की राज्य मंत्री मधु भट्ट ने जानकारी दी कि इस बार बसंत उत्सव को महाकुंभ के शाही स्नान के साथ मनाया जाएगा। उत्तराखंड के सभी प्रमुख मंदिरों और मठों में इस पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिरों को सजाया गया है और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा। बसंत पर्व की खास बात यह है कि इस बार उत्तराखंड सरकार ने इसे होली तक मनाने का फैसला किया है। कला एवं संस्कृति विभाग के तहत इस उत्सव को कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए जीवंत रखा जाएगा। बसंत ऋतु का यह पर्व न सिर्फ प्रकृति के बदलाव का संकेत देता है बल्कि नई ऊर्जा और उमंग के साथ जीवन को उत्साह भर देता है। देखिए, संस्कृति साहित्य कला परिषद जो है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए समय समय पर अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और बसंत पंचमी हमारा एक बहुत ही जो हमारा लोक पर्व है, सभी पूरे भारत में इसको बड़े उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। अभी जहाँ कुंभ का शाही स्नान चल रहा है, वहाँ पर यहाँ पर श्री बद्रीनाथ के जो है कपाट खुलने की तिथि भी तय की जाती है। उसी क्रम में हमारे मठ मंदिरों में जो है भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। बसंत पंचमी जो बसंत उत्सव होते हैं वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और कल से उसका आगाज हो रहा है, पूरी शुरुआत हो रही है। ये हमारा फूलदेई का पर्व आएगा और ये मार्च तक, होली तक ये हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। मसूरी में गोल्फ कार्ट चलाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मसूरी रिक्शा चालक और मजदूर संघ ने इसका विरोध किया क्योंकि वे मानते हैं कि प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया जा रहा है जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। रिक्शा चालकों का कहना है कि उन्हें गोल्फ कार्ट चलाने का मौका मिलना चाहिए। वहीं मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने रिक्शा चालकों का समर्थन किया और कहा कि वे गोल्फ कार्ट का संचालन उनके द्वारा ही होने देंगे। मजदूर यूनियन के अध्यक्ष रणजीत चौहान ने भी कहा कि वे इस ठेके का विरोध करेंगे। नगर पालिका के अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने बताया कि रिक्शा चालकों को गोल्फ कार्ट चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठक की जाएगी। उसके बाद बोर्ड तो फैसला लेगी। ये जिला प्रशासन द्वारा एक समिति बनाई गई थी विस्थापन को लेकर, जिसमें एडीएम साहब और एसडीएम महोदया द्वारा कई बैठकें हुई। उन बैठकों में ये निर्णय लिया गया, निश्चित करा गया कि जो 121 रिक्शा चालक हैं मसूरी के, इनकी विस्थापना की एक पॉलिसी बनेगी। उस विस्थापना की पॉलिसी के अंतर्गत कुछ रिक्शा चालकों को दुकानें दी जाएंगी, कुछ रिक्शा चालकों को एक धनराशि दी जाएगी, कुछ रिक्शा चालकों को पार्किंग में एडजस्ट किया जाएगा और कुछ रिक्शा चालकों को गोल्फ कार्ट के माध्यम से एडजस्ट करते हुए रिक्शाओं की गिनती कम करी जाएगी और गोल्फ कार्ट का जो पूरा का पूरा प्रचलन है पूरी माल रोड पर, कैमल बैग रोड पर, लंडौर तक चलाया जाएगा। ऐसी बात मीटिंग में हुई थी, लेकिन आज बहुत ही दुखद घटना हुई। रिक्शा चालकों ने, मेरे मजदूर भाइयों ने मुझे बुलाया और ये बोला कि एक बाहर की कंपनी के साथ नगर पालिका द्वारा अनुबंध कर दिया गया है और ये नगर पालिका द्वारा अनुबंध तब करा गया जब बोर्ड अस्तित्व में नहीं थी। जी, हमारा जो विरोध हो रहा है, हमने जो क्या बोलते हैं गोल्फ कोर्ट का संचालन का जिम्मा जो हमने लिया मजदूर संघ ने, तो हमारे साथ जो अनुबंध हुए थे, अनुबंध क्या ये सब अभी बर्बरली हुई है एसडीएम महोदय के माध्यम से, युवा पालिका के माध्यम से, कि ऐसी अगर कोई स्कीम आती है तो उसका संचालन केवल मजदूर संघ करेगा, जिसका लाइसेंस होगा वही चलाएगा। लेकिन कंपनी यहाँ बीच में आ गई है, कंपनी अपने लोगों को एडजस्ट करना चाहती है। एक उसने अपना एम्प्लॉय रखा है और वो अन्य व्यक्ति को दे रहा है, जिसका पूर्ण रूप से हम विरोध कर रहे हैं। हमारे लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे ड्राइवर वहाँ रोज जा रहे हैं, उनको गाड़ी की चाबी नहीं दी जा रही है और वो अन्य किसी को दे रहे हैं, जिससे आपस में हमारे मतभेद हो रहे हैं। हमारे शहर के लोकलों के साथ भी लड़ाई झगड़े के संभावनाएं हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ये लोग नहीं चलाएंगे तो रिक्शा श्रमिक ही चलाएगा। अभी कोई अनुबंध नहीं हुआ सर, हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ये सब बर्बरली हुआ सर। एग्रीमेंट कुछ नहीं है सर और हमें उम्मीद है कि आने वाली जो बोर्ड है वो हमारे साथ न्याय करेगी। कार्ड के लेके जो मजदूर संघ और कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच में थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था, तो उसी का समाधान करने के लिए हम लोग यहाँ सब बैठे हैं। तो
अभी इनके मजदूर संघ के प्रतिनिधि भी हैं और व्यापार संघ के प्रतिनिधि भी हैं और अब नगर पालिका से भी हम लोग बैठ के एक समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी समाधान होगा वो आपको और इनसे वार्ता करने के बाद भी जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो भी होगा उनसे तय कर लिया जाएगा। जो भी होगा वो एसडीएम मैडम आ जाएगी, वो साहब आ जाएंगे, उनके जो भी बैठक होगी उनके सामने जो भी होगा वो एक सामूहिक निर्णय के आधार पर जो तय कर लिया जाएगा। देखेंगे अगर चेंज करने की बात आई है, उनके अगर ऑपरेटर अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो उनकी कंपनी से शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी और हो सकता है कि उनको चेंज भी कराने का हमारा प्रयास रहेगा। अभी ये है कि 2 दिन के लिए जो है मैं ये मजदूर संघ के जो ड्राइवर्स हैं वो मैक्सिमम जो अपना ट्रेनिंग ले और सीख जाएं, फिर उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तरकाशी जिले के सीमांत मुखवा गांव दौरे की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री के संभावित भ्रमण के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू होने की जानकारी दी और उन्हें शीतकालीन यात्रा में भाग लेने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री उत्तरकाशी जिले के मुखवा गांव स्थित गंगा जी के शीतकालीन प्रवास स्थल गंगा मंदिर में दर्शन और पूजा कर शीतकालीन यात्रा में शामिल हो सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री के दौरे के लिए तैयारियों की रूपरेखा बनाई जा रही है, जिसमें वाइब्रेंट विलेज हर्षल में कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना है। मुखवा में पार्किंग, रास्तों के निर्माण और सौंदर्यीकरण जैसे कई कार्य किए जा रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री का स्वागत शानदार तरीके से किया जा सके। लालकुआं में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जिससे प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस खुशी में पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका के आवास पर एकत्र होकर मिठाई बांटी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया है। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारों के साथ इस मौके को मनाया है। पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने इस अवसर पर कहा कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार देना है, चाहे वह किसी भी धर्म की हो। इससे महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी और साथ ही हलाला प्रथा, बहु विवाह और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून धार्मिक पूजन परंपराओं में कोई बदलाव नहीं करेगा, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने इस ऐतिहासिक कदम के लिए आभार व्यक्त किया। समान नागरिक संहिता जो है वो संविधान निर्माण के समय से ही कहीं न कहीं उस समय भी दिमाग में थी और ये था इसको भविष्य में अवसर मिलने पर लागू किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार इसके लिए निर्देशित किया सरकारों को, कई आयोगों ने भी किया और भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से कमिटमेंट था कि हम इस टाइप का विधेयक लाएंगे। अभी उत्तराखंड सरकार लाई है। निश्चित रूप से ये कहते हैं शादी विवाह और ज़मीनों के जो बंटवारे होते हैं, वसीयतनामे हैं, हक हकूक़ है परिवार का, इन बहुत सारी चीज़ों पर समानता लाने का प्रयास है। यद्यपि ये बात भी सही है कि चाहे हिंदू हों, उनमें तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। मुस्लिम समाज के बहुत सारे निपटारे पहले से ही कोर्ट के मार्फत होते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो ये एक समानता लाने का प्रयास है। इसमें कई टाइप की अफवाहें फैली कि साहब पूजा सिस्टम बदल जाएगा, मुर्दा दफनाने का सिस्टम बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देहरादून में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और अपराधों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया है। अब शहर में हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि हर घटना पर नजर रखी जा सके और अपराधों को रोका जा सके। जिलाधिकारी सवन बंसल ने कोतवाली में एक निरीक्षण कक्ष का उद्घाटन किया, जहां पर सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण किया जाएगा। इस कक्ष का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीसीटीवी कैमरे सही तरीके से काम कर रहे हैं और कोई भी सुरक्षा से जुड़ी परेशानी नहीं हो रही है। इस पहल से देहरादून में अपराधों पर अंकुश लगेगा और सड़क दुर्घटनाओं की घटनाओं पर भी नजर रखी जा सकेगी। इससे सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और शहरवासियों को एक सुरक्षित माहौल मिलेगा। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने इस मौके पर कहा कि शहर में बढ़ती अपराध और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास अत्यंत कारगर साबित होगा।
क्रम होता है या कोई जरूरत महसूस होती है तो उसके हिसाब से पुलिस और प्रशासन वर्क करता है। एक घटना हुई थी जिसका संज्ञान लेकर यहाँ पर जो है ये बात आई कि महिला सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाए। इसको देखते हुए प्रपोजल जिलाधिकारी महोदय को दिया गया और आज उनके सौजन्य से जो है इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे भी लग गए हैं। यातायात मैनेजमेंट के लिए साथ ही साथ स्पीकर्स भी लगे, माइक भी लगे। वहां पर अगर कोई यातायात बाधित कर रहा तो यहीं से बैठकर एक कंट्रोल रूम से यहीं कोतवाली से इसको कंट्रोल किया जाएगा। जो भी हमें जरूरतें महसूस हो रही हैं, जो आमजन को सुरक्षा की दृष्टि का ज्यादा जरूरी है, पुलिसिंग के लिए जरूरी हो और देखा जाए यातायात व्यवस्था के लिए बहुत सारी चीजें जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अब चूंकि सारी चीजें प्रोसेस में आने वाले 1 से 1.5 महीने में मुझे लगता है कि सारी चीजें जब धरातल पर उतर जाएंगी, ऑपरेशनल हो जाएंगी, तो जो बेनिफिट्स हैं वो आमजन को मिलेंगे। खासकर यातायात और ट्रैफिक रेगुलेशन को लेकर मुझे लगता है जो फोकस है उस पर हमें ज्यादा आसानी होगी जब ये सारी चीजें ऑपरेशनल हो जाएंगी। इनिशिएटिव से अक्सर नतीजे इनकरेजिंग आते हैं। तो लगातार जॉइंट विजिट्स की गई थी, न सिर्फ पलटन बाजार की बल्कि कई सिटी के जो चौक पॉइंट्स हैं, वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स, कैमरास, लाउड स्पीकर सिस्टम्स, रोड डिवाइडर्स और कहाँ पर चौक चौराहे नए बनने हैं, इन सभी इनिशिएटिव्स पर कार्य गतिमान है। जैसे आज हमारे कैमरास ऑपरेशनल हो गए हैं, हाईटेक कैमरास हैं और लाउड स्पीकर सिस्टम्स हैं, डिजिटल पीए सिस्टम्स हैं। इसी तरह से हमारे कुठाल गेट और दिलाराम साईं मंदिर पर पब्लिक को हम कंजेशन से रोक पाएँ, ट्रैफिक रेगुलेट कर पाएँ, अच्छे चौंक्स बनाए जा रहे हैं। आईएसबीटी पर जो फ्लाईओवर है उसका लेफ्ट कट कारगी के लिए खोला जा रहा है। नीचे पार्किंग्स डेवलप की गई हैं, आईएसबीटी के जो कट्स थे उनको यूज किया गया है। कीर्तिनगर तहसील जो टहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में स्थित है, वहां पिछले 2-3 महीने से स्थायी उपजिलाधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके कारण तहसील से जुड़े 97 गांवों के ग्रामीणों को बहुत परेशानी हो रही है। इन ग्रामीणों को जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उपजिलाधिकारी के पास आना पड़ता है, लेकिन जब कोई स्थायी उपजिलाधिकारी नहीं होते हैं तो ग्रामीणों को यहाँ आकर निराश होकर लौटना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे उनकी महत्वपूर्ण काम में देरी हो रही है। वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक स्थायी उपजिलाधिकारी की नियुक्ति की जाए ताकि उनके काम समय पर हो सके। अगर प्रशासन इस मुद्दे को हल नहीं करता तो ग्रामीण आंदोलन कर सकते हैं। वहीं तहसीलदार महोदय का कहना है कि एसडीएम समय समय पर आते हैं और ग्रामीणों का काम चल रहा है। हालांकि स्थायी उपजिलाधिकारी की नियुक्ति होने से स्थिति में सुधार हो सकता है और ग्रामीणों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। यहाँ पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं चूँकि ये मेरा घर है इधर पास में ही और मैं आज मुझे भी एक ज़रूरी काम से यहाँ पर आना था। मैंने देखा कि एसडीएम साहब यहाँ पर है नहीं और जब मैंने पता किया अधिकारियों से तो मालूम चला कि यहाँ एसडीएम जो मैडम थी उनका ट्रांसफ़र बहुत पहले हो गया था, लेकिन लंबे समय से यहाँ पर जो है एसडीएम नहीं है और एक अतिरिक्त परिवार जो है नरेंद्र नगर के एसडीएम को दिया गया है। तो ये बड़ी दुविधा लोगों के सामने है कि भाई जब यहाँ एसडीएम नहीं है, नरेंद्र नगर वाले एसडीएम यहाँ पर जब आएंगे तो किस दिन पे वो आएंगे, कौन से दिन पे आएंगे, कितने घंटे बैठेंगे, कितने समय पे लोगों से मिलेंगे, किस टाइम पर जन समस्याओं को सुनेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का बड़ा जो रवैया है वो बड़ा उदासीन है। इस तरह का ये बड़ा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, कीर्तिनगर के अंतर्गत, और यहाँ पर एसडीएम का ना होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक पूरा जो लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, डोमिसाइल बनाने पड़ते हैं, अन्य ज़रूरी ज़मीनों के कागजात बनाने पड़ते हैं, अन्य भी ज़रूरी काम होते हैं, लेकिन जब एसडीएम ही यहाँ पर नहीं है तो ये कैसे ये काम होंगे। और आज जो आपने सही कहा कि 15 दिनों का समय है जो आपके डॉक्यूमेंट्स बनने होते हैं। कई पर दूर दराज से लोग आते हैं और अपने काम के लिए आते हैं और जब यहाँ पर उनको पता चलता है कि उप जिलाधिकारी यहाँ पर नहीं है तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत जो है सरकार को चेताना भी चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत जो है एसडीएम की नियुक्ति करें और जो लोगों के काम रुक रहे हैं, चाहे जो भी काम है, उनको जल्द उनके संज्ञान में लेंगे और जब एसडीएम आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर काम होंगे। जैसे इससे पहले भी था तो लोगों के काम होते थे। अब इतने महीनों हो गए और आप लोग सो रखे हैं, सरकार सो रखी है, तो निश्चित तौर पर इस समय आपके चैनल के माध्यम से उनका काम होंगे। देखो एसडीएम के ना होने के कारण कई भाई साहब यहाँ पे जो है कई दिनों से लगभग 2-2.5 महीने से यहाँ पे एसडीएम नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर मूल निवास हो गया, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ये इससे जो नहीं बन पा रहे हैं, जिससे जनता को जो है उल्टे पाँव वापस जाना पड़ रहा है। और हम विधायक जी से ये निवेदन करते हैं
कि वो तुरंत अतिशीघ्र यहाँ पर जो है एसडीएम को लाएं और जिससे यहाँ पे सभी कोर्ट संबंधी कार्य पूरे हो सकें। इसलिए हम सरकार से या विधायक जी से निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर एसडीएम को तुरंत लाया जाए, जिससे यहाँ पर जितने भी एसडीएम से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, चाहे पर कोई भी प्रमाण पत्र हो या कोर्ट संबंधी जो भी कार्रवाई होती हैं, वो बाधित न हो, तो अतिशीघ्र उसमें जो है जनता को लाभ मिले। उत्तरकाशी में 31 जनवरी 2025 को एक झूठी अफवाह फैलने के कारण भय का माहौल बन गया था। सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई थी कि वहां भूकंप आया है, जिससे लोग डरकर अपनी अपनी घरों से बाहर निकल आए। पुलिस ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। एसपी उत्तरकाशी सरिता डोभाल ने आम जनता से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर प्राप्त किसी भी प्रकार की जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जाँच करें और विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने भी एक सप्ताह के भीतर भूकंप के हल्के झटकों की पुनरावृत्ति को ध्यान में रखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए और कहा कि आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी आवश्यक है। इसके साथ ही प्रशासन ने भूकंप सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए परामर्शिका और आपातकालीन सेवाओं के नंबर जारी किए हैं। यह कदम भ्रामक सूचना से निपटने और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। तो सीधा रुख करेंगे लक्ष्मीनगर की ओर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन और क्या कुछ कहा है सीएम ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार संकल्प से सिद्धि तक पहुंच रहे हैं, लगातार वो पूरे हो रहे हैं। चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होनी हो या अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर बनना हो। भाई बहनों, 2 संकल्प हमारे पूरे हो गए। तीसरा संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग 2022 के आम चुनाव में गए और हमने उनके सामने ये संकल्प रखा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड 4 धामों का प्रदेश है, उत्तराखंड हमारा आदि कैलाश से लेकर अनेक हमारे देव स्थान है। पूरा उत्तराखंड देवों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।